हेलो फ्रेंड्स, हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें पिछले लेक्चर में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस उससे संबंधित दो लॉ, मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट लेक्चर है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, और देखो होने को तो डाई हाइब्रिड क्रॉस दो लक्षणों को जब एक साथ लेकर करते हैं तो उसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड। देखो मेंडल ने जब एक बार सातों लक्षणों को सिंगल सिंगल क्रॉस करवा लिया, तब उसके बाद उन्होंने एक साथ दो लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाए। तो जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर क्रॉस करवाया जाता है तो उसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। तो द्विसंकर संकरण को देखेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम वो भी यहाँ अप्लाई होगा, और एक नियम और यहाँ पर निकल कर आएगा जिसे हम कहेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखिए किस प्रकार से उन्होंने दो कैरेक्टर लिए जो हम पढ़ते आ रहे हैं बार बार, वही कैरेक्टर मैं यहाँ पर लूंगा। एक तो है येलो एंड राउंड, यानी कि जो सीड कोटिलेडोन या जो सीड कोट है वो येलो कलर का है और राउंड है, गोल है। उसके बाद दूसरा जो लक्षण लिया उन्होंने वो लिया ग्रीन एंड रिंकल्ड, हरा और झुर्रीदार। येलो एंड राउंड, पीला व गोल, ग्रीन एंड रिंकल्ड, हरा व झुर्रीदार। तो इसके लिए हम डिसाइड करते हैं अल्फाबेट। इसके अल्फाबेट कैपिटल वाई येलो के लिए और राउंड के लिए लेते हैं हम कैपिटल आर। यहाँ पर लेते हैं ग्रीन के लिए स्मॉल वाई और रिंकल्ड के लिए लेते हैं हम स्मॉल आर। तो यहाँ देखो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है, ये इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है और कैपिटल आर का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है स्मॉल आर। इनकी विपर्यासी लक्षण है, ठीक है, विपरीत नहीं है, अपोजिट नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, विपर्यासी लक्षण है। तो जो येलो है उसका ग्रीन है और जो राउंड है उसका रिंकल है। देखो आपने देखा भी होगा कि दो ही प्रकार के सीड होते हैं। मक्का जो है सॉरी मटर पी पाइसम सेटाइवम दो प्रकार की देखी होगी। एक जिससे दाल बनती है, जो दाल बनती है वो पीले रंग की होती है और गोल होती है। दूसरी जिससे सब्जी में भी यूज लिया जाता है वो हरे रंग की होती है और झुर्रीदार, जिसको हम कहते हैं रिंकल्ड होती है, यानी उसकी सतह पर झुर्रियां पाई जाती हैं। अब बात यह है कि ये जो दोनों कैरेक्टर हैं, वो दोनों कैरेक्टर हैं, ये बनते कैसे हैं? यानी कि ऐसा क्या होता है कि मटर में कि वो पीली हो जाती है, राउंड हो जाती है, यहाँ पर ये ग्रीन हो जाती है और ये रिंकल्ड हो जाती है। तो पहले देखो हम इसकी बात कर लेते हैं येलो एंड राउंड की। तो देखो येलो और राउंड, सीधी सी बात है कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर के लिए जिम्मेदार होता है। पता है कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर के लिए होता है, ठीक है। तो जो मटर का दाना ग्रीन होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा और इसके अंदर नहीं पाया जाएगा। अब होगा क्या? देखो जब कोई पादप अपनी पूरी एज कर लेता है तो उसमें एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है सीनेसेंस, या इसको हम कहते हैं जीर्णता, जिसमें उसकी धीरे धीरे मृत्यु होती है। इसको हम क्रमिक मृत्यु कहते हैं, ठीक। तो जब क्रमिक मृत्यु होती है तो उस क्रमिक मृत्यु के कारण उसमें पत्ती में, तने में, जड़ में, पूरे प्लांट के अंदर आपको पीलापन नजर आता है।
यानी कि इसका कहने का मतलब ये कि धीरे धीरे जो क्लोरोफिल है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। अब बात ये है कि जो येलो कलर का दाना बनेगा उसमें तो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि ऐसे जीन्स हैं जो क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कलर हो जाता है येलो। और आपने देखा भी होगा कि जब पादप सूख जाता है तो उसकी पत्तियां पीली पड़ती हैं, ठीक है, तना पीला पड़ता है और हम समझ जाते हैं कि यह पक चुका है। लेकिन जो ग्रीन रहता है उसके अंदर ये जो जीन है ये काम ही नहीं करता है, प्रभावी जीन है, काम नहीं कर रहा है। तो जब काम नहीं करेगा जीन है, इसका मतलब है कि इसमें वो एंजाइम ही नहीं बनेगा जो क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर सके। इसलिए इसमें क्लोरोफिल लास्ट तक यानी कि सीरेसेंस के बाद भी देखा जाता है और दाने का रंग हरा रहता है। अब बात आती है कि राउंड क्यों होता है। तो राउंड देखिए, एक एंजाइम होता है SBE फर्स्ट, इसका नाम है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम फर्स्ट। स्टार्च पादपों में संचित भोजन होता है और स्टार्च, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टार्च किन दो अवयवों से मिलकर बना होता है। तो स्टार्च बना होता है एमाइलोज प्लस एमाइलोपेक्टिन से। स्टार्च किससे बनता है? स्टार्च बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमाइलोज प्लस एमाइलोपेक्टिन से, ठीक है। स्टार्च किससे बनता है? एमाइलोज प्लस एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन ये दोनों मिलकर के स्टार्च बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में? SBE फर्स्ट, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम फर्स्ट की उपस्थिति में। जब स्टार्च बन जाता है, ठीक है, तो उस समय पौधे के अंदर जो दाना है उसमें क्या होता है, जो जिससे वो गोल हो जाता है। देखिए, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण ज्यादा होता है। जब स्टार्च का निर्माण होता है तो उसके बाद जब वो पकता है, यानी कि आफ्टर सीरेसेंस या आफ्टर मैच्योरेशन, वाटर का लॉस कम होता है। जब वाटर का लॉस कम होता है तो दाना जो है वो कम पिचकता है, इसलिए दाने का आकार गोल रहता है। दूसरी कंडीशन है रिंकल्ड। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो इस कंडीशन में जो SBE फर्स्ट एंजाइम है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, इनकी डिस्टर्ब हो जाता है। और डिस्टर्ब क्यों होता है? इसमें थोड़ी सी वो है कि भाई एक ACDS सिस्टम है, यानी कि कुछ फॉरेन जो DNA है वो इस जीन के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से ये एक्टिव एंजाइम का निर्माण नहीं होता। और जब एक्टिव एंजाइम का निर्माण नहीं होता तो फिर जो स्टार्च ब्रांचिंग जो एंजाइम है वो काम नहीं करेगा, इनकी पूरा जो स्टार्च है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और हम ये कहें कि भाई जो फ्री शुगर्स हैं, भाई स्टार्च का निर्माण शुगर से होता है, जिससे स्टार्च बनता है एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन से। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन खुद ग्लूकोज से बनते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज से। तो अल्फा डी ग्लूकोज की वजह से ये बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब सीड के अंदर जो फ्री शुगर्स है अल्फा डी ग्लूकोज, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। तो दाने के अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है। जब ये मैच्योर होता है तो मैच्योरेशन के समय इसका एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है, जब सूखता है। और जब एक्स्ट्रा वाटर निकलेगा तो वो चीज क्या श्रिंक हो जाती है, जैसे अंगूर के श्रिंक होने से किशमिश बन जाती है, उस तरह से इसकी जो सतह है वो श्रिंक, यानी कि सतह पर झुर्रियां पड़ जाती है, तो इसको हम कहेंगे झुर्रीदार। तो दो कैरेक्टर या दो ट्रेट उन्होंने लिए, दो एक साथ लिए हैं, पीला व गोल, हरा व झुर्रीदार। इसको हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये फीमेल है, इसको हमने ले लिया मेल। जब हम युग्मक बनाएंगे तो युग्मक बनाते समय कैपिटल वाई एक एक दोनों में से, देखो हमने बताया था कि जोड़े के दोनों क्रोमोसोम एक साथ होते हैं। जब युग्मक बनते हैं तो दोनों का पृथक्करण होता है, ठीक है, और दोनों अलग अलग या अपने अपने युग्मक में चले जाते हैं और दोनों ही अपने रिएक्शन के लिए शुद्ध होते हैं, ठीक है। तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, इस तरह से यहाँ पर युग्मक बने तो स्मॉल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। अब इसको थोड़ा सा हम क्रोमोसोम की ओर से देख लेते हैं।
तो देखो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो ये है, 2 क्रोमोसोम, ठीक है, इनमें 2 क्रोमोसोम है और इस जगह पर ये सेंट्रोमियर है और जो जीन्स हैं, अच्छा इसको और थोड़ा वैसे लेते हैं, चलो कि जैसे एक क्रोमोसोम की 2 भुजाएं होती हैं, ठीक है, एक क्रोमोसोम की 2 भुजाएं होती हैं, जैसे ये है एक भुजा, यानी एक क्रोमोसोम ये है इस तरह से, और दूसरा क्रोमोसोम ये है, इसके जैसा ही है। अब एक क्रोमोसोम पर एक जगह पर जो जीन है, तो मान लो हम ये कह रहे हैं भाई यहाँ पर इसमें ये Y है, यहाँ पर R है, ये Y है, ये R है, ये Y है, ये R। ऐसे ही अगर हम देखें तो इसके लिए, तो इसमें भी इसी तरह से 2 क्रोमोसोम है, इसमें भी देखो सेम लोकस पर उपस्थित है, ये स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल r, दिस इज सेंट्रोमियर, स्मॉल r। हम जानते हैं कि जब युग्मक बने, ये गेमीट्स हैं, ये गेमीट्स हैं, जब युग्मक बने तो युग्मक बनते समय देखो एक इसके साथ चला गया, यानी कि इनका सेपरेशन हो गया, ये इसके साथ आ गया, ठीक है, ये इसके साथ आ गया, और इसी तरह से ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया और ये इसके साथ आ गया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। अब जब इनमें आपस में क्रॉसिंग करवाई जाती है, यानी कि ये है येलो एंड राउंड प्लांट और ये है ग्रीन और रिंकल वाला, तो जब इनमें आपस में क्रॉसिंग करवाई जाती है तो क्रॉसिंग करवाने के बाद यहां पर जो प्लांट बनता है उसका जीनोटाइप ये होगा, एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा, तो जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। ध्यान रहे जोड़े के दोनों क्रोमोसोम, इनकी जोड़े के दोनों जो एलील है वो एक साथ रहे, जैसे कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, इस तरह से, यानी कि एक इधर से आ गया है और एक इधर से आ गया है, ठीक है। अब इसको अगर हम जीनोटाइप इसका देखें तो यहां पर मेंडल का देखो, मेंडल का पहला नियम देख चुके हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि जोड़े के दोनों क्रोमोसोम युग्मक बनते समय पृथक पृथक हो जाते हैं, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब है कि जो प्रभावी होगा वो लक्षण प्रारूप बनेगा, जो अप्रभावी होगा वो छिपा रहेगा। तो देखो यहाँ पर जो प्रभावी है, कैपिटल Y प्रभावी है, कैपिटल R प्रभावी है, तो सीधी सी बात है लक्षण भी वही बनेगा। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप इसका बनेगा वो फिनोटाइप बनेगा येलो एंड राउंड सीडेड, ठीक है, येलो एंड राउंड सीड का कैरेक्टर ट्रेट बनेगा। अब हम इसकी F2 जनरेशन में जाएंगे, बिना F2 के हम इसका जो रेशो है मेंडेलियन रेशो वो नहीं निकाल पाएंगे। तो देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडेलियन रेशो है 3:1 और डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए रेशो हम निकालेंगे। अब हम यहां पर बनाएंगे इनके युग्मक। तो देखो युग्मक कैसे बनते हैं, वहां हमने देखो
जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस था अपना, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो अपना प्लान था वो ये था। इसमें जब हमने युग्मक बनाए तो इसके केवल दो ही युग्मक बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो युग्मक की जो संख्या होती है वो एलील या जो जीन है उनके स्क्वायर होती है, यानी कि एन स्क्वायर से होती है। जो जीन है उसके स्क्वायर से, जैसे मान लो एक था भाई, दो एलील हैं यहाँ पर, तो दो एलील हैं तो हमने 2 into 1 कर दिया, करेक्टर एक है हमारा, दो बन गए। अगर दो है हमारे, दो एलील हैं, स्क्वायर, तो ये हो गया 2 गुणा 2 बराबर 4 बनेंगे। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का अगर हम 3 लेते हैं तो ये 2 रहेगा और ये हो जाएगा 3 और बराबर 2 into 2 into 2 बराबर 8। इस तरह से अगर ये 4 हो जाएंगे तो 2 into 4 16 हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो युग्मक हैं उनकी संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे दो लक्षण एक साथ हैं, दो जीन हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास बनेंगे युग्मक 4। अब 4 युग्मक कैसे कैसे बनेंगे वो थोड़ा आप देखिए। देखो कैसे बनेंगे, अगर मैं थोड़ी सी हल्की बात करूं मतलब इनकी, तो इसमें से 4 युग्मक बनेंगे। एक बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, एक बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर और एक बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। लेकिन ये समझिए कैसे बनेगा, क्यों बनेगा। देखो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यानी एक क्रोमोसोम की दो भुजाएं। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। इनको हम अलग से लेते हैं इस तरह से। देखो इसको इन दोनों को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, इन दोनों को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन ये और ये कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं उनके मध्य में जब युग्मक बनते हैं उस समय तो उनके मध्य अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, और उस अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया की प्रोफेज फर्स्ट में एक और क्रिया है, यानी एक और अवस्था है जिसका नाम है लैक्टोटीन। तो लैक्टोटीन के दौरान पैकेटीन, लैक्टोटीन नहीं सॉरी पैकेटीन, पैकेटीन के दौरान क्रोमोसोम की अदला बदली यानी कि क्रोमोसोम का एक्सचेंज होता है, क्रोमोसोम की भुजाएं बदलती हैं एक दूसरे से। इस क्रिया को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। एक्चुअली जीन विनिमय का मतलब है कि गुणसूत्र के खंड बदल जाते हैं। तो देखो होता ये है कि जब जीन विनिमय होता है तो इसका ये खंड इसके साथ चला जाता है, इसका ये खंड इसके साथ आ जाएगा, ये खंड ऐसे और ये ऐसे, इस तरह से। उसके बाद जब ये अलग अलग होंगे लास्ट में डाइकाइनेसिस तक, तो फिर इनसे बनने वाले जो युग्मक हैं वो इस तरह से हो जाएंगे। देखो यहां से यहां तक ये था, तो ये बीच में आ गया बिलू, ये वाला, तो ये इधर से इधर गया, ये बिलू आ गया। यहाँ किनारों पर ये बिलू है, ऐसे बीच में ब्लैक है, तो ये किनारों पर बिलू है, बीच में ब्लैक है, नीचे वाला बिल्कुल बिलू है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये 4 जो थ्रेड्स बने हैं, 4 जो क्रोमोसोम बने हैं आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, तो ये 4 प्रकार के बन गए। देखो ये अकेला ऐसा हो गया, जो 2 थे ना वो अकेला रह गया, ये 2, इन दोनों में भी डिफरेंस हो गया,
कि इसका कुछ दोनों किनारों पर ब्लैक है, बीच में ब्लू है। इसको देखिए दोनों किनारों पर ब्लू है, बीच में ब्लैक है, और नीचे वाला बिल्कुल ब्लू है। यानी कि ये और ये बिल्कुल पेरेंट के समान है, बिल्कुल पेरेंट के समान है। ये और ये दो नए कॉम्बिनेशन बने हैं जो पहले थे ही नहीं। देखो एक चीज समझिए पहले कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल ने लंबा और बौना पादप लिया था। तो या तो फिनोटाइप में बौना बन रहा था या फिर लंबा बन रहा था, तीसरा तो कोई बन ही नहीं रहा था। लेकिन जब उन्होंने दो लिए एक साथ तो भाई यहाँ पर देखो चार तरह के बन गए। देखो चार तरह के ये बनेंगे। जैसे मान लो मैं कहूँ भाई इसमें यहाँ पर ये y है, ये r है, यहाँ पर ये y है, ये r है, यहाँ पर ये स्मॉल y है, ये कैपिटल ये स्मॉल r है, ये स्मॉल y स्मॉल r। लेकिन जब ये चेंज हुआ तो चेंज होने के बाद ये जो पहले वाला तो ऐसे ऐसे आ गया, ये आ गया, इसको कहेंगे हम कैपिटल Y कैपिटल R, ऐसे आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। उसके बाद इसमें अगर हम देखें ये, तो इसमें देखो क्या हुआ कि कैपिटल Y जो है वो इस तरह से चेंज हुआ और स्मॉल r के साथ चला गया। ठीक है। तो नया कॉम्बिनेशन बना, तो ये बन गया भाई कैपिटल Y और स्मॉल r। ठीक है, वैसे बता रहा हूं। उसके बाद इसको अगर हम देखें इस वाले को, तो इस वाले में स्मॉल y और कैपिटल R, और इस वाले में स्मॉल y स्मॉल r। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसको और थोड़ा सिंपल करके देख लें हम। देखो इसको ऐसे देखें, बिल्कुल सिंपल, सिंगल इसमें क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे। तो देखो यहां पर था, इसमें ये था स्मॉल y, ये था स्मॉल r, यहाँ पर था कैपिटल Y कैपिटल R। देखो ये स्मॉल y और ये कैपिटल R के साथ चला गया, और ये कैपिटल Y जो है वो स्मॉल r के साथ चला गया। इस तरह से यहाँ पर बन गए स्मॉल कैपिटल Y स्मॉल r और स्मॉल y स्मॉल r। ये और ये तो पहले से ही थे। देखो ये है और ये है, ये तो पहले से थे, तो इनको हम कहते हैं पेरेंटल, पैतृक, पेरेंटल। दो नए बने हैं उनको हम कहेंगे पुनर्योगज, रिकॉम्बिनेंट्स। तो ये दो जो है ये दोनों रिकॉम्बिनेंट्स हैं। एक तरीका और है युग्मक बनाने का, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे मान लो हमारे पास दो एलील हैं, पहले वाले को देखें तो दो एलील हैं, एक कैपिटल Y एक स्मॉल y। उसके बाद हमारे पास दो एलील और हैं, एक कैपिटल R है एक स्मॉल r है। ऐसे इसके साथ कैपिटल R और स्मॉल r। इसको हम देखेंगे तो कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y कैपिटल R। इसको देखें तो कैपिटल Y स्मॉल r। इसको हम देखें तो कैपिटल Y कैपिटल R, और इसको देखें तो स्मॉल y स्मॉल r। ऐसे ही बना सकते हैं। अब ये तो गई दो के लिए। अगर मान लो तीन है, तो अगर मान लो कंडीशन ऐसी है कि एलील हमारे पास तीन है, यानी कि जो जी कैरेक्टर को जो रेगुलेट करते हैं वो तीन है। तो देखो जैसे मान लो एक है ए, यहां से लेता हूं, इधर से लंबा चलेंगे, ए है, एक है बी, ठीक है, सॉरी, एक ए है और एक है ये ए। दूसरे इसको लक्षण को राइट करने वाला दूसरा जो है वो है कैपिटल बी स्मॉल। अगर और भी है तो कैपिटल सी स्मॉल सी, इसके साथ भी कैपिटल सी स्मॉल सी, इसके साथ भी कैपिटल सी स्मॉल सी, इसके साथ भी कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ए बी सी पहला बनेगा ए बी सी, दूसरा बनेगा ए बी स्मॉल सी, ए बी स्मॉल सी, इस तरह से ए बी सी, ए बी स्मॉल सी। दो ही बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, केवल दो ही बन सकते हैं। देखो अगर मैं इस लाइन की बात करूं, इस वाली लाइन की, इस वाली लाइन की और इसकी, तो इसमें केवल दो बन सकते हैं, ए बी और सी, और एक ए बी स्मॉल सी। उसके बाद इस लाइन पे आ जाए तो यहां से भी दो ही बनेंगे, ए बी और कैपिटल सी, तो बनेंगे ए स्मॉल बी कैपिटल सी, और एक बनेगा ए बी और स्मॉल सी, ए बी और स्मॉल सी। ठीक है। उसके बाद इसमें जाएंगे तो हम स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। देखो स्मॉल ए ये बन गया, ठीक है। उसके बाद ये है इसके साथ भैया, तो कैपिटल सी। उसके बाद स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, दो ये बन गए, ठीक है। उसके बाद जाएंगे ए बी कैपिटल सी,
ए बी कैपिटल सी, उसके बाद आएंगे तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, दो ही। अब यहां हम देखें, अगर मान लो हम ये लेते हैं ए बी सी और ए बी सी, ये तीन जीन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये पेरेंटल टाइप है और ये पेरेंटल टाइप है, बाकी सब रिकॉम्बिनेंस है। ऐसे अगर हमको और आगे चलना हो तो यहाँ पर सी के साथ हम यहाँ डी स्मॉल डी डी स्मॉल डी, तो ए बी सी स्मॉल का कैपिटल डी और ए बी सी स्मॉल डी, इस तरह से हम यहाँ पर इनको बना सकते हैं, ठीक है। युग्मक बनाने का ये तरीका है। अब हम अपने एक्सपेरिमेंट पर दोबारा से आते हैं। और इसके लिए हम 4 युग्मक बनाते हैं। तो 4 युग्मक बनाने के लिए मैंने बताया था आपको, एक बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, एक बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर, एक बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये जो है ये अपना नीचे बना है। ऐसे ही हम यहाँ पर करा रहे हैं स्वपरागण सेल्फ कोऑर्डिनेशन, ये बात ध्यान रहे। ये मान लीजिए हम फीमेल लेते हैं तो ये हो गया फीमेल, ठीक है। तो ये भी यही, यहाँ भी वही आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहाँ पर हम बनाएंगे तो ये और ये कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इस तरह से ये एक चार्ट बनता है जिसमें 16 क्योंकि 4 युग्मक हैं तो 4 का स्क्वायर टोटल 16 बनेंगे हमारे यहाँ पर। फिनोटाइप इनकी जो प्लांट्स हैं वो 16 बनेंगे। अब इन प्लांट्स में हम देखें तो हमारे पास 4 प्रकार के जो जीनोटाइप है वो है। तो देखो 4 प्रकार जीनोटाइप कौन कौन से, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो यहाँ देखो जो पहले वाला है कैपिटल वाई कैपिटल आर, पीला वैकोल, अपने लक्षण के लिए शुद्ध है ना, तो एक कैरेक्टर तो ये बनेगा पीला वैकोल। दूसरा जो कैरेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो बनेगा कैपिटल वाई है तो प्रभावी, स्मॉल आर तो एप्रोवाइड, तो कैपिटल वाई येलो स्मॉल आर रिंकल, ठीक है। तीसरा बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो स्मॉल वाई के लिए है ये ग्रीन और कैपिटल आर के लिए है राउंड, तो हरा व गोल। और चौथा ये है ये हरा व जोड़ीदार। तो ये दोनों पेरेंट जैसे हैं, ये दोनों नए कॉम्बिनेशन हैं जो पहले नहीं थे। अब बात ये है कि हम इसमें गिने कैसे, कौन कौन से बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे। तो देखिए एक तरबूज है जिसमें एक तरबूज, अब इसमें जो फिनोटाइप है वो कैसे कैसे बनेगा ये थोड़ा देखना है। देखो ये जो 16 प्लांट्स हमारे पास बने हुए हैं, इन प्लांट्स में से हम कैसे छांटे कौन सा प्लांट कैसे हो, एक एक को देख के इस तरह से
तो वो काफी टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैं छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए कि जैसे एक यहाँ से मैं लाइन खींचता हूँ, इस तरह से एक लाइन जा रही है ये, और इस तरह से ये लाइन इसको यहाँ मिलाता हूँ, इस लाइन को मैं यहाँ मिलाता हूँ, तो ये लाइन जिस जिस खाने में से होके गुजर रही है वो पीला व गोल होगा। देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर पीला व गोल, 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 जिसके अंदर कैपिटल वाई और कैपिटल आर सिंगल भी है, डबल नहीं। अगर एक कैपिटल वाई एक कैपिटल आर है वो भी पीला व गोल होगा। तो ये है टोटल 9। उसके बाद दूसरी लाइन में यहां से खींचता हूं, एक त्रिभुज बनाता हूं इस तरह से, ये एक त्रिभुज बना रहा हूं मैं ऐसे, और जहां भी इस त्रिभुज की दो भुजाएं मिलती हैं, जहां पर पॉइंट है, एक ये है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये पीला व जोड़ीदार, पीला व जोड़ीदार, ये 3 होंगे। यही तो है 9:3:3:1 मेंडेलियन रेशो डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। उसके बाद देखो एक मैं त्रिभुज यहां बनाता हूं इस तरह से, तो देखो पील हरा व गोल, हरा व गोल, हरा व गोल, तो हरा व गोल जो है वो 3 है। और लास्ट में बचा ये, इसको हम कहते हैं हरा व जोड़ीदार, तो ये हरा व जोड़ीदार। तो इसका जो रेशो आएगा अपना फिनोटाइप का वो आएगा 9:3:3:1। ये दूसरा, अब इसका हम जीनोटाइप अगर निकालें तो जीनोटाइप कैसे निकालते हैं? तो देखो जीनोटाइप के लिए पहली बात तो सीधी सी है कि आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा कि भाई अगर ये है एक जीनोटाइप तो इसके जैसे कितने हैं, इसके जैसे कितने हैं, इसके जैसे कितने हैं, इसके जैसे, सब कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन एक मैं थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को देखकर और समझकर आप सीख सकते हैं, और फिर आपको इस चार्ट में देखने की, गिनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। देखिए वो ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन है ये पीला व गोल। अब पीला व गोल किस किस कंडीशन में बन सकता है देखिए जरा। तो पीला व गोल एक तो ये बन सकता है कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, एक ये बन सकता है। उसके बाद दूसरी जो कंडीशन है वो ये बन सकती है, आप इन दोनों में से एक को स्मॉल कर दीजिए, अब भी ये पीला व गोल है। और देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, अब भी ये पीला व गोल है। और देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अब भी ये पीला व गोल है। अब ये बनेंगे कितने कितने, ये एक रेशो का जो आपने याद कर रखा होगा, रट रखा होगा उसको तो आपने अच्छे से, तो उसके लिए देखो 1h 2h 2h 4h 1h 2h 1h 2h 1, ये रेशो होता है जीनोटाइप का, सॉरी ये जीनोटाइप का रेशो है। तो आपको मैं इसी कंडीशन से यानी कि इसी रेशो से बताऊंगा। तो इसको अगर आप देखेंगे ना, इसमें ये अकेला बनेगा। देखो ये पहला वाला प्लांट है ऐसा, और दूसरा है ही नहीं इसमें। इसको आप देखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, एक तो ये बन गया। दूसरा देखो कहीं ना कहीं बना होगा कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल, ये रहा, ठीक है। तो ऐसे बनेंगे 2, अब ऐसे भी 2 ही होंगे और ऐसे होंगे टोटल 4। तो ये जो लाइन खींचे ना ऐसी, ये लाइन 1 2 3 4, ये 4, ये 2 जो बताए थे आपको वो ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल बनेंगे 1:2:2:4। करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, ये वाला। इसमें आपको देखना भाई पहला कॉम्बिनेशन तो ये हो सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, देखो इसमें भी हमने यहाँ पर एक आर को स्मॉल कर दिया,
यहाँ पर हमने वापस से उस आर को कैपिटल कर दिया, लेकिन एक वाई को हमने स्मॉल कर दिया। और चौथी कंडीशन ये है, इसमें ये बन सकता है। उसके बाद देखो दूसरा हमारा जो जीनोटाइप है वो ये है कैपिटल वाई, सॉरी फिनोटाइप है कैपिटल वाई स्मॉल आर। कैपिटल वाई मतलब येलो, स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार। ठीक है, तो इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? देखो, एक तो बिल्कुल सिंपल कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है, ये बनेगा अकेला। कैपिटल वाई ये वाला, ये अकेला होगा। उसके बाद दूसरे कॉम्बिनेशन ये हो सकते हैं कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ तो हमने इस आर में चेंज कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर हम स्मॉल आर में चेंज नहीं करेंगे। स्मॉल आर में चेंज कर दिया तो फिर वो राउंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने इसलिए कर दिया कि चारों की चारों जीन प्रभावी हैं, उनमें से अगर मान लो एक अप्रभावी हो जाएगा तो भी जो करेक्टर है वो हमेशा प्रभावी के अकॉर्डिंग ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने इन दोनों में से, दोनों कैपिटल स्मॉल आर में से एक भी कैपिटल कर दिया तो फिर फिनोटाइप बदल जाएगा और वो गोल हो जाएगा। यानी कि अब वो फिनोटाइप फिर यही हो जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यही हो जाएगा। इसलिए इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो प्रभावी है, इनमें से एक अगर अप्रभावी हो गया तो भी लक्षण प्ररूप वही रहेगा। उसके बाद ये बनेंगे दो। उसके बाद देखो स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये अकेला बनेगा। फिर यहाँ वही, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर इसमें परिवर्तन कर दिया तो फिर वो पीला व गोल हो जाएगा। परिवर्तन हम केवल इसमें करते हैं, स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये बनेंगे दो। और एक लास्ट हमारा ये बनाइए स्मॉल वाई आर, एक। तो इस तरह से 1:2:4 2:1 प्राप्त होता है। अब बात आती है कि इससे संबंधित जो नियम है, यानी कि इसका जो लॉ है वो क्या कहता है। तो जो लॉ की इसकी हमने बात की थी, उस लॉ का नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। क्या कहता है? देखो नियम ये कहता है कि जब दो जोड़ी लक्षणों को, यानी कि दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर एक साथ क्रॉस करवाया जाता है तो सभी लक्षण, अगर वो यहाँ पर मेंडल के अकॉर्डिंग चले तो चाहे वो 2 जोड़ी हो, चाहे वो 3 जोड़ी हो, चाहे वो 4 जोड़ी हो, चाहे वो 5 जोड़ी हो। मेंडल ने ऐसा किया भी था। पहले उन्होंने सिंगल क्रॉस कराया, फिर डबल क्रॉस कराया, इनकी डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया, फिर उन्होंने ट्राइहाइब्रिड कराया, फिर उन्होंने टेट्राहाइब्रिड, पेंटाहाइब्रिड, इस तरह से उन्होंने 7 लक्षणों तक क्रॉस करवाए थे। तो उनका कहना ये था इस नियम के अकॉर्डिंग कि यदि 2 या 2 से अधिक जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाया जाता है तो प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होता है, अर्थात एक्सप्रेस होता है। एक लक्षण की अभिव्यक्ति का दूसरे लक्षण की अभिव्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं होता है। देखो यहाँ पर कैपिटल वाई यानी कि येलो और राउंड, ये 2 अलग अलग ट्रेट हैं। अब देखो इस सीड के अंदर येलो ट्रेट अलग से बन रहा है और राउंड वाला अलग से बन रहा है। ऐसे यहाँ पर ग्रीन वाला अलग दिखाई दे रहा है आपको, रिंकल वाला अलग, यानी कि दोनों अलग अलग बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि येलो वाला इसको रोक रहा हो या फिर ये वाला इसको रोक रहा हो। ये तो हमने प्रेजेंट में देख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर जो 2 नए कॉम्बिनेशन बने, इसमें येलो एंड राउंड, सॉरी रिंकल, इसमें ग्रीन और राउंड। देखो यहाँ तो हमने पढ़ लिया कि भाई कैपिटल वाई कैपिटल आर को नहीं रोकता है, ना ही स्मॉल वाई स्मॉल आर को रोक रहा है। लेकिन क्या यहाँ भी रोकता है? जब नए कॉम्बिनेशन बनते हैं तो यहाँ भी नहीं रोकता है। ये देखो हरा पीला अलग बनता है, जुड़ीला अलग बनता है, हरा अलग बनता है, गोल अलग बनता है। तो इनकी एक लक्षण की अभिव्यक्ति का दूसरे लक्षण की अभिव्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं होता है। दोबारा देखिए कि जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी लक्षणों को लेकर एक साथ क्रॉस करवाए जाते हैं तो सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं,
एक लक्षण की अभिव्यक्ति का दूसरे लक्षण की अभिव्यक्ति पर है। इसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। यानी कि एक लक्षण के प्रकट होने में दूसरा लक्षण बिल्कुल भी रुकावट पैदा नहीं करता है। यही है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। चाहे लक्षण हम 2 लें, चाहे 3 लें, चाहे 4 लें। अभी हम मेंडल की बात कर रहे हैं, उससे आगे हम बात करेंगे तो अलग कहानी होगी। लेकिन मेंडल ने यह बताया था कि एक लक्षण दूसरे लक्षण को बनने से या अभिव्यक्त होने से नहीं रोकता। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डायहाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।